नमस्कार, सिंबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बढ़त के साथ शुरुआत के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 24,600 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लगातार तीसरे दिन कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से इटरनल और स्विगी में खरीदारी कायम। वहीं क्रूड में तेजी से ऑल इंडिया और ओएनजीसी चढ़े। उधर चीन में मेटल प्रोडक्शन घटने की खबर से हिंडाल्को मजबूत, साथ ही 6% भागा स्पॉटलाइट शेयर ऑयल। मेटल शेयरों में आज तूफानी तेजी। 1.5% उछला निफ्टी मेटल इंडेक्स। 2 से 3% चढ़े जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को। चाइना में प्रोडक्शन कट की खबरों के बाद स्टॉक्स में शानदार तेजी। अफ्रीकी बाजार में एंट्री की खबर से टूटा इंडस टावर्स। करीब 5% गिरकर वायदा कर बना टॉप लूजर। बोर्ड ने नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया में एंट्री के लिए दी मंजूरी। कैश फ्लो और कैपिटल एलोकेशन को लेकर सिटी ने जताई चिंता। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का काउंटडाउन शुरू। थोड़ी देर में शुरू होगी जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक। 5% और 18% के 2 स्लैब रखने के केंद्र के प्रस्ताव पर होगा विचार। ऑटो, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। वहीं तंबाकू और सिगरेट पर बढ़ सकती है सख्ती। चलिए शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीरू और मेरे साथ प्रशांत सावंत जी और आशीष बहेती जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ रुचित जैन जी जुड़ेंगे और रचना जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से मार्केट के आउटलुक पर, और कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से बात होगी मार्केट के डेरिवेटिव्स सेटअप पर और उनकी कुछ टॉप कॉल्स पर। एक नज़र ज़रा निफ्टी पर डालते हैं और फ्लैट है, एकदम फ्लैट, कोई मूव नहीं। हालांकि मिड कैप में आज शानदार मोमेंटम है। 200 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर। एडवांस डिक्लाइन मजबूत 3:1 का। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप बाकी सेक्टर्स देखेंगे तो 2 सेक्टर स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक है मेटल्स अभी भी टॉप गेनर्स में शामिल, और दूसरा है फार्मा, जहाँ पर लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है। मेटल्स में तो खैर सिंस मॉर्निंग मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन फार्मा में ये तेज़ी थोड़ी सी स्क्रीन पर प्ले आउट हो रही है। निफ्टी का टॉप गेनर टाटा स्टील, उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। साथ ही सिप्ला में भी अच्छी बाइंग है। बीईएल और एसबीआई यहाँ भी अच्छी बाइंग। इन्फोसिस अभी भी निफ्टी का टॉप लूजर, करीब 1% नीचे। भारती एयरटेल यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप एफएनओ काउंटर्स देखें तो पिरामल फार्मा टॉप गेनर 4% ऊपर। मन्नापुरम और मुथूट दोनों में थोड़ी सी बाइंग। ग्लेनमार्क, डिलीवरी, नैल्को, सेल, ये स्टॉक्स हैं जहाँ पर एचडीएफसी, एएमसी जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार। लोअर साइड पर आपका इंडस टावर 3.5%, हालांकि अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखाता हुआ। फिनिक्स मिल्स और अशोक लेलैंड। वीरू जहाँ ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी, सुबह ओपनिंग से लेकर अब तक क्या हुआ। लेकिन अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं पैनल से। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रशांत सावंत, आशीष वैद्य जी हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रुचित जैन, रचना वैद्य जुड़ चुकी हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा इस वक्त का पहला ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व में, जिसमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपस्विंग होने जा रहा है। 1970 पे है अभी हम ऐसे लगाएंगे 1963 पे। हमारा टारगेट होगा अपसाइड पे 1980 एंड 85। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा दैट विल ऑन द डाउन साइड व्हिच इज आईसीआईसीआई जीआई। तो इसको हम शॉर्ट करेंगे 1920 पे है ये, 26 पे ऐसे लगाएंगे। और 1820 पे है ये, 1826 पे ऐसे लगाएंगे एंड 1810 का टारगेट होगा। ओके, हाइसिस से लोमबार आपका 2 ट्रेड्स यहाँ पर। और स्पीचर एक बार निफ्टी दिखाइएगा। अब फिर 24,590 और 600 की जो दहलीज है उसको टेस्ट करता हुआ। तो बायस पिछले 20 मिनटों में अब ही रहा है। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स शायद अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन से साइडवेज हो गया है, बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव टर्न हुआ है। सो हम लॉन्ग साइड पे ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहे हैं, जिसमें मेरा पहला पिक है जब एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी।
कल के ट्रेडिंग सेशन में ही हमने देखा है कि लगभग 3 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जो था उसका ब्रेकआउट आया है, और आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स देखेंगे प्राइस अप मूव में, तो डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है एनएमडीसी में, कि जहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। 7150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 71.50 के स्टॉप लॉस के साथ 77 के टारगेट्स के लिए। और अपोलो टायर्स मेरी दूसरी पिक रहेगी, जहाँ पे हमने ऑटो में काफी अच्छी तेजी देखी है पिछले कुछ समय में। अब बनो शॉर्ट टर्म में ये ऑटो एंसिलरीज में ये तेजी कहीं ना कहीं स्प्रेड हो सकती है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में एक्साइड है, अपोलो टायर्स है, जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। सो अपोलो टायर्स टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कि जहाँ पे कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है, फॉलोअप मूव भी हो रहा है। 475 के स्टॉप लॉस है, ये शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है 520 के टारगेट्स के लिए। ओके अपोलो टायर्स। अब चलते हैं बाकी 2 ट्रेड्स की तरफ। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉक मेरे रडार में आया है वो है एसबीआई। हम अगर इस पैटर्न को देखें तो सबसे पहली बात, इस स्टॉक ने काफी वक्त से 800 के अहम लेवल को डिफेंड किया हुआ है। दूसरी बात, अभी अगर हम देखें तो एक हायर बॉटम बना हुआ है और वहां से हम टेक ऑफ हो रहे हैं, तो इसको मैं प्रीएम कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखूंगा 798, 798 पोजिशनल अप्रोच रखूंगा, और 825, 830 ये मेरे टारगेट्स होंगे, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाइज है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार में है वो होगा मजगांव डॉक। अगर हम देखें करीबन 2750, 2750 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ 200 दिनों की एवरेज ब्रेक होने के बाद फिर से हम उसके ऊपर आके क्लोज है। नॉर्मली एक बेयर ट्रैप टाइप सिनारियो, और वॉल्यूम्स कल के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2720, 2720। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो होंगे करीबन 2800 से लेके 2810, 2810। ओके मजगा डॉक शिप बिल्डर्स, आपका बाय कॉल 2748 पे। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 20 डेमा से मूव कर रहा है, और एक गिरावट के बाद कंसोलिडेशन के करके अब मूव इसमें देखने मिल रहा है। 7600 का स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 7900 और 8000 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो इंडियन होटल्स का, यहाँ पे भी 750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 790 और 820 तक का जोन इसमें भी देखने मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ आज के ट्रेड्स। मार्केट अब ग्रीन में आता हुआ निफ्टी 24,600 को क्रॉस कर रहा है, और फिर से थोड़ा मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट में बिल्ड होता हुआ गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स में अच्छी बाइंग, मेटल्स में अच्छी बाइंग, नुवामा वेल्थ, एक बार बंधन बैंक लेकर आइए। बंधन पे किसी ने ट्रेड ली क्या अब तक? ओके रचना जी, एक बार गुड मॉर्निंग, एक बार बंधन बैंक देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? जी, बंधन बैंक में ट्रेड के लिए चेक करें। यहाँ पे एज ऑफ नाउ द प्राइस इज होवरिंग अराउंड अ लेवल ऑफ 164 एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस एट 166। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से पुल बैक पे अगर एंट्री करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बनेगा। 163 के सपोर्ट से आप इस पे एंट्री कर सकते हैं माइनर डिप पे, एंड 166 का पहला टारगेट लगा सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय बंधन बैंक पर एक व्यू। मार्केट एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा 24,604 पर। अब हम इस समय, आज का लो था करीब करीब 24,533। मेरे ख्याल से कल का लो शायद था 24,532 के आसपास। तो एक टेक्निकली सेम लो से थोड़ा रिवर्सल लेता हुआ अब देखते हैं आज का हाई क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी स्ट्रांग है। 24,610 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ आज का हाई क्रॉस होगा तो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। वेट एंड वॉच करते हैं। तब तक हमारे साथ एक नेक्स्ट गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा हैं, जिनके पास करीब 3 दशक का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सभी एसेट क्लासेस में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एबी सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड, यहाँ भी ये काम कर चुके हैं। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर? एक साल से इंडेक्स लेवल पर पैसा नहीं बना है, हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में भले ही बनाओ, और ये कब तक आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से इस रेंज में वॉलेटाइल रहेगा, और किस तरीके से हमारी मार्केट अंडर परफॉर्म जो कर रही है वो इस स्लम्प से बाहर आ पाएगी? नमस्कार अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। मार्केट एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। क्या हुआ है कि 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखें तो काफी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रिटर्न्स दिए हैं मार्केट ने। तो थोड़े महीने या थोड़े क्वार्टर्स कंसोलिडेट करे बाजार तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ये भी बात सही है कि पिछले साल जो थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था,
उसकी वजह से हमने अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो जितनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन अगर अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा है। जीएसटी टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं हम, जो बजट में कट किए थे मिडिल क्लास के लिए, जीएसटी कट की भी बात हो रही है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से जो काउंटर सिक्लिकल मेजर्स जो है गवर्नमेंट वो ले रही है। गवर्नमेंट की जो कैपेक्स स्पेंडिंग थी वो तो वैसे ही हेल्दी रही है, और आत्मनिर्भरता की वजह से भी काफी सारी चीजें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक गवर्नमेंट और आरबीआई का है कि भाई हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए। मॉनसून सीजन ठीक ठीक जा रहा है मेरे ख्याल से। बिजी सीजन में जो सेकंड हाफ में हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड रिकवरी का माहौल बन रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अनिश्चितताएं भी है। ग्लोबली अगर देखें बहुत बड़ा एक मूव हुआ है, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स है ग्लोबली, 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में, यूरोप में, जापान में, वो काफी 10-15 साल के हाईस पे चल रहे हैं। और हाई इंटरेस्ट रेट जब होते हैं तो दोस टिपिकली टेंड टू बी अ ड्रैग ऑन द ग्लोबल मार्केट्स। और करेंसी भी फॉर एग्जांपल अनसर्टन रहती है, रुपी वीक हो सकता है ऐसे माहौल में। तो और प्लस जो टैरिफ की जो नेगोशिएशंस है वो भी तो ऑनगोइंग है, वो थ्रेट भी हमारे सर पे है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में बाजार घूम रहा है। इसलिए एक अनिश्चित दौर चल रहा है। मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने में काफी सारी आइटम्स पे क्लैरिटी आ जाएगी और बाजार को अपने नॉर्मल जो मोमेंटम है उसमें जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। एक दिक्कत जो मार्केट की रही है वो है बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यहाँ आपके हिसाब से क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या भी होगा आपका? तो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्राइवेट बैंक्स में ये है कि बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। 2 साल से करीबन अंडर परफॉर्म किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो क्वालिटी और कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन में कोई इश्यूज नहीं है। मेरे ख्याल से इंडियन बैंक्स आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑपरेशनली एज वेल एज फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। एक ही जो चीज जो ड्रैग कर रही है सेक्टर को वो है क्रेडिट ग्रोथ। और क्रेडिट ग्रोथ जो हम कहते हैं वो जीडीपी ग्रोथ के साथ लिंक्ड है। लेकिन आप फिर कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ तो पिछले क्वार्टर का बहुत अच्छा आया था। उसका उसका रीजन बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो डब्ल्यूपीआई लेवल पे काफी लो चल रही है। तो जब इन्फ्लेशन लो होती है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इतना कम ग्रो करता है। रियल जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जो बैंकिंग और जो सेल्स है, टर्नओवर है, इन्वेंट्री की वैल्यू है, वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो नॉमिनल जो रियल लाइफ में जो एक्चुअल प्राइसेस पे डिपेंड करती है, जो इतने ग्रो नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से लो इन्फ्लेशन की क्रेडिट ग्रोथ लो रही है। बैंक्स ने जो रिटेल और अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स है उसमें भी थोड़ा कॉशन करके ब्रेक लगाया था। लेकिन अब आरबीआई और गवर्नमेंट का रवैया यही है कि भाई ये सेगमेंट्स में भी हमें लेंड करना चाहिए, पर्सनल एज वेल एज द एमएसएमई सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से जैसे हमने बात की कि बिजी सीजन में एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ भी फॉलो करेगी। और जैसे हमने कहा कि वैल्यूएशन और क्वालिटी की तो कोई इश्यू है नहीं, तो इट्स जस्ट दैट एक थोड़ी सी टेलविंड हमें चाहिए बाजार में इसके लिए। मेरी जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये न्यू एज स्टॉक्स में आप देखिए ना, क्या फ्लो है, क्या मोमेंटम है, एटर्नल। मैं अपनी बातचीत में इस स्टॉक का जिक्र कर रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि इस पर कमेंट करें, बट प्लेटफॉर्म फीस में एक बार फिर से बढ़ोतरी, और ये बढ़ा रहे हैं कन्विक्शन के साथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है, क्योंकि वो खप भी रही है। आपका व्यू क्या है? मतलब एज ए इन्वेस्टर अभी इस मोमेंटम को खेलना चाहिए 1-2 साल के लिए? जरूर, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज है। काफी सारी तो बी2सी है, हमारे कंज्यूमर कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेड है। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैं स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, बट एज अ कॉन्सेप्ट ये जो न्यूएस्ट कंपनीज हैं जिन्होंने लार्ज कस्टमर बेस बना दिया है, चाहे वो स्मॉल टिकट साइज ही हो, लेकिन द शेयर नंबर ऑफ जो कस्टमर्स उन्होंने बिल्डअप किए हैं, चाहे वो बी2बी में हो, बी2सी में हो। हमने देखा है लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं, ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज की कंपनीज हैं ये न्यू एज में जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से चला रही हैं। बट मेन जो है इसका स्ट्रेंथ वो कस्टमर बेस है, क्योंकि इतने करोड़ कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पे लाना
एक बहुत हरक्यूलियन टास्क है। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि सारे सब सेगमेंट्स में है, एक या दो या तीन या चार प्लेयर्स ही बचेंगे। तो उसका मतलब ये है कि वंस यू हैव दैट कस्टमर बेस, उसको मोनेटाइज करना फिर आसान हो जाता है। फिर बहुत सारे लीवर्स होते हैं मोनेटाइज करने के लिए। अमेज़न अगर आप देखें, जो ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने 20 साल तक पैसा नहीं बनाया कंज्यूमर बिजनेस में, लेकिन जो कस्टमर बेस क्रिएट किया उसकी फिर जो जे कर्व आती है, वो बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, व्हिच मीन्स के जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बनती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से, वो फिलॉसफी में ये स्टॉक्स अच्छी तरह से फिट होते हैं। इसलिए हम काफी पॉजिटिव हैं ये न्यू एज बिजनेस मॉडल्स पे। कस्टमर बेस जिसको आप वरीयता, जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, एनबीएफसीज में स्पेशली एचएफसी, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मिहिर जी, अब क्योंकि गोल्ड में अभी तक 1 लाख 2,000 की ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो ट्रेजेक्ट्री भी पार हो रही है। गोल्ड इज इन कम्प्लीटली न्यू जोन्स नाउ। आप एनबीएफसीज में कौन सी, कंज्यूमर फाइनेंस, एचएफसीज या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, किस पे फोकस कर रहे हैं आप इस वक्त? हमारा फोकस एनबीएफसीज में अलग अलग सेगमेंट्स में है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग करती है, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। गोल्ड फाइनेंस पे भी हम पॉजिटिव हैं। एसएमई और जो स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस करती हैं, उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। क्योंकि हमें लगता है कि जो ये सेगमेंट्स हैं, वहां पे एक तो प्राइसिंग पावर बेटर रहती है, जो मार्जिन वगैरह है वो बेटर रहती है। गवर्नमेंट का भी फोकस अच्छा है एसएमई लेवल पे खास करके। और गोल्ड फाइनेंस का एक जो बेनिफिट है, एक तो वो काफी सिक्योर्ड होता है, तो उसमें जो एसेट्स हैं वो डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो अगर डिफॉल्ट होती है तो लॉस गिवन डिफॉल्ट इसमें कम होता है, क्योंकि गोल्ड इज सच अ लिक्विड एसेट, तो उसको इमीडिएटली रियलाइज कर सकते हैं। तो मार्जिन अच्छे हैं। डिफॉल्ट की वजह से अगर होता भी है तो रिकवरी अच्छी हो जाती है। मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जो कैपेसिटी टू बोरो है वो बोरो की बढ़ जाती है, तो कैपेसिटी ऑफ द लेंडर टू लेंड आल्सो इंक्रीजेस। तो हमने देखा है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इनकी जो क्रेडिट बुक है उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि एंड स्ट्रक्चरली हमारा गोल्ड पे व्यू पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट बेसिकली माहौल ग्लोबली ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेट लेवल्स बढ़ गए हैं और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, फिस्कल और ट्रेड इश्यूज को से बाहर आने के लिए और ग्रोथ मेंटेन करने के लिए उनके पास मनी प्रिंटिंग के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और जब मनी प्रिंटिंग होती है तो इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन होती है तो गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल्स जो है, एसेट्स, रियल एस्टेट वगैरह, वो उसका वैल्यू बढ़ती है। और मेरे ख्याल से उसकी वजह से गोल्ड एनीवे स्ट्रक्चरल एक बुल रन में है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय गोल्ड फाइनेंस और गोल्ड स्टॉक्स पर एक व्यू आपकी तरफ से। मिहिर जी, यूएस सेंट्रिक फार्मा कंपनियों पर अब आपका क्या व्यू है? क्या ये टैरिफ के डर में जिएंगी कंपनियां, या फिर इन लेवल्स पर आप बाइंग करेंगे? देखिए, फार्मा में जो जेनरिक्स कंपनी है वो इवन बिफोर टैरिफ जो प्राइसिंग पावर थे वगैरह, वो कमोडिटाइज होके मेरे ख्याल से इतनी पॉजिटिविटी नहीं है जेनरिक्स में, बिकॉज मेरे ख्याल से ये मैच्योर सेक्टर हो गया है, काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर हो गया है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो कंपनीज कर रही हैं, जो एक थोड़ा हायर एंड वर्क कर रही हैं, जहाँ पे एंट्री बैरियर ज्यादा है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस ज्यादा है, वो जो कैटेगरीज हैं उसमें हमारी एक्सपोजर ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता है कि फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर को जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है इतना जल्दी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये सबसे गरीब वर्ग और सबसे मिडिल क्लास जो है उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एज इट इज हेल्थ केयर कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यूएस में पॉलिटिकल मुद्दा है। तो उसको छेड़ेंगे तो मुझे मेरे ख्याल से पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जब बात कर रहे हैं कि आईफोन का प्राइस बढ़ सकता है अगर आउटसोर्सिंग नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बाहर रखा गया है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो मासिस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी डे टू डे में, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, यूएस में ऑटो के बिना तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये सेगमेंट्स को अभी तक बाहर रखा है, तो मेरे ख्याल से बाहर ही रहेगा। तो वैसा कोई रिस्क नहीं है। तो हमारी जो R&D लिंक्ड कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ वाली जो कंपनीज हैं, वहां पे ज्यादा फोकस रहेगी। होपफुली वहां पे टैरिफ का कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल शेयरों में तेज़ी की, जहां पर आज एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली मेटल सेक्टर पर, इस पर बात करते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, मेटल स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्टील स्पेस के और कुछ एल्यूमिनियम स्पेस के स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेजी नजर आएगी। अब कारण ये कि सीएलएसए की रिपोर्ट है और थोड़े दिन पहले अगर आप देखें तो जो चाइना की तरफ से स्टील के प्रोडक्शन कट अनाउंस किए गए थे, तो सीएलएसए की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल के लिए 8.5% की प्रोडक्शन कट आपको स्टील में देखने को मिल सकते हैं। और इस साल जो स्टील उत्पादन है इसमें 50 मिलियन टन के आसपास की कटौती यहाँ पर चीन करेगा। ऑलरेडी 20 मिलियन टन के आसपास की साल की शुरुआत से लेकर जुलाई तक यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्शन कट देखने को मिला। और ये प्रोडक्शन कट इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई का मिसमैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवर कैपेसिटी है। हालांकि ओवर कैपेसिटी का फायदा अगर आप देखें तो चाइना उठा भी रहा था। स्टील एक्सपोर्ट आप देखें तो अब तक के हाईएस्ट लेवल पर, रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर चाइना इतनी बड़ी मात्रा में स्टील एक्सपोर्ट करता है तो जो बाकी की दुनिया भर की स्टील कंपनीज हैं इनके लिए बड़ा हेडेक हो जाता है, क्योंकि इनकी जो स्प्रेड्स होती हैं फिर घट जाती हैं। लेकिन अब अगर वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलीफ, ब्रीदर खासतौर पर अगर आप देखें तो इंडियन स्टील मिल्स को देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर घटेगा तो कीमतें यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो सीएलएसए हैं इन्होंने अपने फोरकास्ट में FY26, FY28 एबिटा इसमें थोड़े से बदलाव किए हैं। 8% तक बड़ा बदलाव भी किए हैं, कुछ स्टॉक्स के ऊपर थोड़े से घटाए भी हैं। और जो स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं इसमें JSPL, ये स्टॉक इन्हें खास लग रहा है। बता रहे कि यहाँ पर जो क्षमता विस्तार यानी कैपेसिटी एडिशन लगातार देखने को मिल रहा है, इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन स्टील स्पेस के अलावा हिंडाल्को, इस स्टॉक के ऊपर भी आप खास नजर रख के चल सकते हैं। अब हिंडाल्को में खास बात यह है कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो एल्यूमिनियम मार्केट है यहाँ पर बड़ी डिमांड सप्लाई बड़ी टाइट चल रही है ऑलरेडी, तो ओवर सप्लाई के कंसर्न्स बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे। इनफैक्ट डिमांड अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली काफी बेहतर देखने को मिल रही है। इसके चलते सीएलएसए ने खास तौर पर हाईलाइट करके बताया कि हिंडाल्को, इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस स्टॉक को भी अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन कट हो रहे हैं और चाइना में जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको फायदा होगा। जी हाँ, तो ये था मेटल स्पेस पे स्कैनिंग। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मेटल्स में सुबह से काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ कायम। निफ्टी मेटल इंडेक्स शुरुआती फर्स्ट टिक में लगभग 1% ऊपर था। एक बार इंडेक्स लेके आइए, एक बार फिर चलते हैं आगे की बातचीत शुरू करते हैं। सहज अग्रवाल हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.25% ऊपर। अब सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सहज, कल वो 20 डेमा पे एक निफ्टी का फेलियर आया, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप और किस सेक्टर पे, किस स्पेस ऑफ स्टॉक्स पे आपका झुकाव है इसमें? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों को गुड मॉर्निंग। कल काफी वोलेटाइल दिन रहा बाजार में। ध्यान ये बन रहा है कि सितंबर सीरीज में अभी तक के लिए डेटा में ऐसे कोई मेजर नेगेटिविटी डिस्काउंट नहीं हुई है। हमें लग रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। इनफैक्ट डाउनसाइड फिलहाल के लिए थोड़ा सा लिमिटेड ही होना चाहिए। मोमेंटम पैरामीटर्स और डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है। उसके बाद में भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई डाउनसाइड रिस्क ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है सितंबर सीरीज में रेंज बाउंड मूवमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव बायस। और एकदम स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म की यदि बात करूं मैं, हमारी एक्सपायरी सेशन भी चेंज हुई है थर्सडे से लेके ट्यूसडे। तो मेरा ये मानना है ये वीकली सीरीज के लिए 24,520 जो कल की एक्सपायरी के दिन का लो था वो काफी क्रिटिकल है। यदि वो ब्रेक करता है तो मे बी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड रिस्क लिमिट हो जाएगा। अपसाइड में ओटीएम कॉल ऑप्शन राइटिंग वाला स्ट्रैटेजी कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं। बट ब्रॉडली फिलहाल के लिए रेंज बाउंड स्टॉक स्पेसिफिक रहने की उम्मीद है बाजार की। ओके, तो ये इस समय मार्केट पर एक व्यू है जी। गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड्स हैं आपके पास इस समय? जी, दो ट्रेड्स बताना चाहूंगा। एक मोमेंटम, और मोमेंटम में गेल थोड़ा अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए, जहां पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ सो मच वोलेटिलिटी स्टॉक फिर भी अपने भाव टिका के थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो 177 178 पे बाय करना है। 170 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में मोमेंटम में ये 188 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये आपका मोमेंटम ट्रेड हो गया। और दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्योरली वैल्यू पर्सपेक्टिव से लग रहा है वो है आपका एसीसी।
पूरे सीमेंट पैक में ये स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। 1730 1740 पे इसने मल्टीपल बॉटम बनाया है। इतनी मार्केट में वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी उसने अपना ट्रेंड लेवल नहीं ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आप करंट भाव पे बाय कर सकते हैं। 1740 का स्टॉप लॉस इसमें रखिए और ऊपर के तरफ में 2100 तक का टारगेट इसमें थोड़ा सा लंबे समय की अवधि को लेके आप चल सकते हैं। तो ये थोड़ा एक पोजिशनल ट्रेड जैसा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। ऑलराइट, शुक्रिया सहज आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब ट्रेड्स पर बात करने के लिए। शो को ख़त्म करें इससे पहले आपको बता देते हैं एक और CNBC आवाज़ की एजुकेशनल पहल FNO गुरुकुल सीज़न 3 आ रहा है 13 और 14 सितंबर को। मतलब अब बस 10 दिन बचे हैं और इस 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस मिलने वाले हैं। इस बार हमारा फोकस डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर रहने वाला है। देखिए इस समय मार्केट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है लोगों की वो है अलग अलग मार्केट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाना और हर मार्केट को सेम तरीके से ट्रेड करना। थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में कुछ सिखाया जाए और ताकि आप एलीट ट्रेडर्स वाली उस लिस्ट में शामिल हो सकें। वीरू, आज जैसा सुबह हम देख रहे थे जेन स्ट्रीट ने बनाया तो जबर पैसा बनाया। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे अच्छे से करेंगे तो बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। जी हाँ, उसूल के साथ और संयम के साथ और नियम के साथ कुछ करें तो हर चीज़ पॉसिबल है। मैं सुन रहा था अनुज, जब मैं न्यूज़ रूम में बैठा था आपको, वो बहुत सही बात थी वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडर्स के लिए अनुज, इन्वेस्टर्स के लिए भी है। इसका श्रृंखला का जो दूसरे दिन का दूसरा भाग है आशीष चतुर्मोता जी के साथ, यानी इंडेक्स के साथ साथ बाजार को कैसे अप्रोच करना है, सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और सेक्टर्स में से भी स्टॉक उनको फाइंड करके उनको निकाल के अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना और कैसे उनमें से एग्जिट और एंट्री के रूल्स को अपनाना है आपको, सब पे करेंगे बातचीत इस खास 2 दिन के वेबिनार में 13 और 14 सितंबर को शनिवार रविवार। जुड़ जाइए CNBC आवाज़ के साथ मार्केट ये FNO गुरुकुल में। अनुज बिल्कुल, FNO गुरुकुल में जुड़िए हमारे साथ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस शो को समेटने का समय हुआ। श्रेया और कंचन आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में और आप लोग भी जुड़िएगा FNO गुरुकुल में। जी सर, बिल्कुल। आपके लिए फ्री है ऑब्वियसली। चलिए इस शो को समेटेंगे और इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।